नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन रब्ते से पहले बात यहाँ तक पहुंची थी कि अमरीकी सफारतकार जो पाकिस्तान में असला कैरी करते हैं, इसके बारे में बड़ा अभाम है कि ये असला जो है वो किसकी इजाज़त से किस कानून के तहत कैरी करते हैं। शमशाद साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि सफारतकारों को परमिशन दी भी जा सकती है। हमारी जहाँ तक इत्ला है, टू द बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई और सफारतकार पाकिस्तान में, जैसे ब्रिटिश हाई कमीशन है, ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं, वो लोग असला कैरी नहीं करते हैं। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं सीधा चलता हूँ शेख साहब की तरफ। शेख साहब, अब तक की सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो आपके नुमाइंदे का बयान है, नोमान शेख ने बयान दिया है कि वो घर वाले कह रहे हैं कि वो गया था अपने भाई के केस में। उसका केस में भी वजन है। एक तरफ एसपी राना फैसल तो खत्म कर गए हैं केस को, उसने तो स्टेट में कह दिया डाकू थे। मैंने इतना गैर जिम्मेदार अफसर पुलिस और इस रैंक पे मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा मतलब पूरी शाम से कह रहे होंगे। देखें, इंसाफ होना चाहिए। ये बड़ा इमोशनल केस है और किसी को इसमें बेगुनाह भी नहीं आना चाहिए और खून नाहक ज़ाया भी नहीं होना चाहिए। और एक महज़ब माशरे में, एक महज़ब माशरे की ये ज़रूरत है कि वहाँ इंसाफ प्रिवेल करे, वहाँ इंसाफ दिखाई दे। और उनका बैंक में जाना भी ये साबित कर रहे हैं और उनका तारीख में जाना भी साबित कर रहे हैं। सो लेट्स वेट एंड सी। अभी एक कामल राय दे देना जो है, पुलिस इतनी हमारी स्मार्ट हो गई है कि उन्होंने पहले घंटे ही राय दे दी है, गुड इनफ। लेट्स वेट एंड सी और कौम को बताया जाए, असल तहकीकात करके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने। मैं समझता हूं इसके लिए तीनों एजेंसीज की, क्योंकि पहले भी बाज ऐसे केसेस हुए हैं, इसके लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए। इसमें सारी एजेंसियों के लोग हों और वो कौम को एतमाद में लें कि असल वाकया क्या है और जो हकीकत है वो कौम के सामने बताई जाए। और ये फैसला तो मैं क्रिमिनोलॉजी नहीं मैंने पढ़ी हुई, जिन्होंने पढ़ी हुई है ये लॉ एक्सपर्ट बैठे हैं कि उसका लाइसेंस था उसके साथ या नहीं था। वो कह रहे हैं कि लड़के का लाइसेंस भी साथ था लाइसेंस के। जिस तरह कैमरों ने दिखाया है उसके पिस्तौल को गिरे हुए गाड़ी के टायर के नीचे, दैट इज अनदर स्टोरी। सो वी हैव टू वेट एंड सी, द थिंग्स आर नॉट क्लियर। और अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि पुलिस का वर्जन ठीक है या दूसरे आपके नुमाइंदे का वर्जन ठीक है। हमारे सामने तो दो वर्जन है, पुलिस का वर्जन उसको सपोर्ट करता है, आपके नुमाइंदे का तीसरा वर्जन है। सो थ्री डिफरेंट डायरेक्शन पे, तीन जावियों पे बात हो रही है। लेट्स वेट एंड सी व्हाट इज द रियलिटी। और जो सुबह वेरीफाई भी हो सकता है जब अदालत से पता चलेगा कि वाकई वो अदालत में गए हुए थे। नहीं, देखें, ये जो चीजें आप कलेक्ट कर रहे हैं ना इस तरह से मीडिया की बेसिस पर, ये करेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्या होना इन्वेस्टिगेशन जो है वो है जो पुलिस करेगी और उसके बाद जिस नतीजे पर पहुंचेगी वो बाकायदा तफ्तीश। अभी जो उसने स्टेटमेंट दी है वो कबल वक्त लग रही है। जब तक कि अहमद, यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम जो देख रहे हैं, क्यों ये वाकया बड़ा बन गया है क्रिमिनल से, कि पुलिस ने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ आधे घंटे के बाद वाकया हुआ, आधे घंटे लोगों का भी नहीं पता, मरने वाले जो है उनके नाम नहीं पता, ID कार्ड नहीं पता, उनके एड्रेस नहीं पता, उनकी शनाख्त नहीं हुई, पुलिस ने कहा वो डाकू थे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये भी एक कबल वक्त फाइंडिंग है। असल तो अब ये तो भी एक वर्जन आया है। अभी जब आप उनके घर वालों के पास पुलिस बयानात लेगी, उनका वर्जन आया जो आपके नुमाइंदे ने कुछ उसकी गमाजी की है, लेकिन वो आपका नुमाइंदा है, उसने जिस तरह असेस किया। अब पुलिस जब जाके फॉर्मली स्टेटमेंट्स लेगी तो फिर उनका वर्जन सामने आएगा। फिर पुलिस ने इन वर्जन्स को, जहाँ शेख साहब कह रहे हैं, मुख्तलिफ वर्जन्स आ गए। अब पुलिस और केस को बतौर केस लेना चाहिए, सीरियस केस। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो एक सियासी फजा बन रही है उसमें लोगों के बड़े जज्बात हैं, एहसासात हैं, और उसमें मैं समझता हूं ये वक्त की जरूरत है कि तीनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करें और जो सच्चाई हो वो कौम के सामने आए। वरना कौम जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन रख रही है मुख्तलिफ जावियों से। और मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि आधे घंटे के बाद ये कह देना कि जनाब अली ये तो which is also suspicious, मतलब which is suspicious। इससे और शक पड़ा अगर 2, 3, 4 घंटे के बाद ये बात मैं उसको ऐसे देखता हूं कि ये एक वर्जन उन्होंने रिप्रोड्यूस किया कि ये हमारा एक व्यू ये आया है, दूसरा वर्जन उनका है, तीसरा वर्जन किसी और का है। लेकिन असल काम तो पुलिस का यही है कि तहकीकात करके वो एक रिपोर्ट सामने लाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाकर। जो इस वक्त आप इस तरह से कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है पुलिस को, इतनी जल्दी क्यों है? जो आपके इस वक्त मीडिया लोग हैं माजरत के साथ कि जाकर बिट्स एंड पीसेस कलेक्ट करने की कोशिश करें, ये एक सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के लिए तो दुरुस्त है, लेकिन इसको एक हतमी राय के तौर पर लाना
یہ हमने तो ये शुरू से मान लिया कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज तो बड़ी क्लियर हो सकती हैं। दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो तो कम से कम ये है कि अमेरिकी कि सफारतकार का वर्जन दुरुस्त हो सकता है, उसे लूटने की कोशिश की गई, उसने जवाबन अपने सेल्फ डिफेंस में, ये एक पॉसिबिलिटी है, पुलिस ने इसको बाय कर लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी सूरत हाल हुई कि कंफ्यूजन हुआ, पैनिक हुआ, खौफ की हालत में उसने 14 फायर कर दिए, लोगों को मार दिया। फायर उन्होंने गाड़ी के अंदर से किए हैं, विंड स्क्रीन से फायर जो है वो लगे हैं, लोगों को गोलियां जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो बैक साइड पे लगी हैं, फ्रंट से नहीं लगी। इन सब चीजों से भी कुछ शकूक जो है वो डेफिनेटली पैदा होते हैं कि कोई और वर्जन होता है। लेकिन एक और चीज पे चलते हैं, क्या डिप्लोमेट्स को इतनी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हासिल होती है? आप शुरू में एक्सप्लेन कर रहे थे कि डिप्लोमेट्स जो इस्लामाबाद में है, जो लाहौर में, उनका स्टेटस फर्क है, और ये जो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, आखिर डिप्लोमेट्स कत्ल तो ऐसा बड़ा कम ही होता होगा कि कोई डिप्लोमेट कत्ल कर। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सेंस में नहीं है कि वो जो मर्जी कर गुजरे, मतलब डिप्लोमेट प्रॉपर्टी बाय करता है अपने जाती नाम पर, नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल। डिप्लोमेट किसी को गाड़ी बेचता है, वो जाती हैसियत में उसको फरोख्त कर रहा है या कोई और चीज लेन देन कर रहा है, रूटीन में मार्केट जा रहा है, उसको इम्यूनिटी अवेलेबल है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ लॉ अगर वो एम्बेसडर रैंक का है। जब वो दूसरे शहर में काउंसलेट खोलता है तो फिर वहां मुख्तलिफ रैंकिंग आ जाती है, फिर काउंसलेट के स्टाफ में उसको फिट करना होता है। अब ये जो साहब गिरफ्तार हुए, अब आई डोंट नो काउंसलेट की क्या पोजीशन है इसके ऊपर, एम्बेसी क्या पोजीशन है कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर ये जिस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं उस बुनियाद पर फिर उनकी इम्यूनिटी को एग्जामिन किया जाएगा और उस बुनियाद पर देखा जाएगा कि इंटरनेशनल लॉ का इम्यूनिटी का फ्रेमवर्क क्या है, फिर आपकी इंप्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान के अंदर काउंसलर प्रिविलेजेस एक्ट मौजूद है, उसकी लीगल फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन क्या है, और फिर उसकी डिटर्मिनेशन के बाद ये तय होगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, इम्यूनिटी देनी है, अरेस्ट करना है, कब कब रखना है, नहीं रखना। लेकिन एक बात तय है, केस को बतौर केस, बिकॉज देखिए आप इसे अमेरिकन काउंसलर के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, आप इसे देखें कि आपके 4 लोग या 3 लोग पाकिस्तानी शहरी जो हैं इस इंसिडेंस में शहीद हुए हैं, हलाक हुए हैं। अब उनकी जो हलाकत है उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी है, चाहे वो कोई भी। हमने ये सुना है फौरन, मैं देखता हूँ शमशाद साहब हमारे साथ है। शमशाद साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। शमशाद साहब, हमने सुना है फॉरेन ऑफिस से, प्राइवेटली हमने सोर्सेज से ये सुना है कि वो कह रहे हैं कि जी 2-4 दिन में अमेरिकी सफारत खाना तो इसको रेमंड डेविस को पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा, खामोशी से ये केस कभी चल ही नहीं पाएगा। आपके ख्याल में ये होने लगा है यहाँ पे, और ये होगा तो फिर तो बड़ा इस पर रद्द अमल होगा पब्लिक की तरफ से? नहीं, ये कानूनी रास्ता ही यही होगा। अगर देखिए, पहले समझने की जरूरत है ये जो प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट है, और किसी हद तक तो बिलाल ने क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन मैं वाजे कर देता हूं कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस और कॉन्सुलर रिलेशंस, ये 2 कन्वेंशंस हैं, एक 61 में हुआ था, दूसरा 63 में हुआ था। और 3 किस्म की प्रिविलेजेस होती हैं कि क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, सिविल जुरिसडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। इन तीनों से जो डिप्लोमेट्स होते हैं, वो डिप्लोमेटिक कैटेगरी के जितने भी एजेंट्स होते हैं, उनको मुकम्मल इनवायलेबिलिटी होती है उनकी। अच्छा, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ होता है, उनको सिर्फ इम्यूनिटी हासिल होती है इन क्रिमिनल और सिविल और इससे जब वो सरकारी फ़राइज़ की अदायगी में उनकी कोई कोताही हो या कानून शिकनी होती है, तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती है। अब इस केस में भी अगर ये साबित हो जाता है कि वो उस वक्त ऑफिशियल ड्यूटी पर था, तो उसको मुकम्मल इम्यूनिटी हासिल होगी। और इस सूरत में ये होता है कि जो भेजने वाली सेंडिंग रियासत होती है, वो हमेशा इस किस्म के केस की नौयत जब होती है तो उसको वापस बुला लिया जाता है। बल्कि अगर वो रियासत वापस ना बुलाए तो जो मेज़बान रियासत होती है वो कह देती है कि जी ये अब पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गया, वापस बुला लीजिए। अलबत्ता ये है कि उसको इम्यूनिटी मेज़बान रियासत में है, अपनी रियासत में अगर वो वाकई कानून उसने ऐसा तोड़ा है, यानी किसी की जान ली है, तो अपनी रियासत में उसको जाकर फिर उसी कानून का सामना करना पड़ेगा। तो ये अगर यानी ये मुकदमा अमेरिका में भी चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन वो अब उस अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर उन लोगों ने महसूस किया कि इसने वाकई कोई जुर्म किया है, अगर ये साबित हो जाता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो फिर तो मुकदमा नहीं होता, कोई मुकदमा बनता ही नहीं फिर तो ये चीज़ जो है इम्यूनिटी, उसको अगर हासिल ये साबित हो जाता है कि उसको इम्यूनिटी हासिल है और वो सरकारी फ़राइज़ की अदायगी कर रहा था, तो फिर तो ये केस बिल्कुल क्लियर है। और उस सूरत में उसका यहाँ मेरे ख्याल में वो उसको वापस बुला लिया जाएगा। शमशाद साहब, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया।
مجھے جوائن کرنے کا لاہور سے آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا شیخ رشید صاحب نے, مجھے جوائن کیا احمد بلال صوفی صاحب نے. اسی پروگرام میں ہم نے بات کی رانا فیصل سے جو ایس پی سیکورٹی لاہور ہیں. ہم نے اپنے نمائندہ نعمان شیخ سے بھی بات کی. ان تمام لوگوں کا ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ. اور ہم دیکھا ناظرین, اس مختصر دورانیے کے پروگرام میں ہم نے فیکٹس اور حقائق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ڈپلومیٹک امیونٹی جو ہے وہ کس قسم کی صورتحال میں ہو سکتی ہے, ایبسولوٹ ہوتی ہے, کس طرح اسلام آباد اور لاہور میں ڈپلومیٹک امیونٹی کا فرق ہو سکتا ہے. اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ امریکی سفارتکار جو پاکستان میں آٹومیٹک اسلحہ لے کے پھرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں, یہ کس قانون کے تحت ہے, اور یہ صورتحال بڑی مبہم ہے. آخر میں کہنا یہ ہے, یہ عین ممکن ہے کہ جس طرح سے حقائق بتائے جا رہے ہیں یہ ویسے ہی ہوں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عموماً شکوک بہت رہتے ہیں, عوام کے درمیان بھی بہت شکوک رہتے ہیں. پاکستان پہ بڑا الزام لگتا ہے کہ یہاں اینٹی امریکنزم پائی جاتی ہے. امریکی ایمبیسی کے لیے اور پاکستان کی وفاقی حکومت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے کو محض ڈپلومیٹک امیونٹی میں ایک نیٹ اور سٹریٹ کیس میں ڈیل نہ کریں, بلکہ کوشش کریں کہ ایک بڑی آبجیکٹو نیوٹرل انکوائری ہو اور تمام حقائق کو پاکستانی میڈیا, پاکستانی عوام کے سامنے لے کے آ سکیں, تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک, کوئی ابہام نہ رہ سکے. ورنہ ادروائز اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی لوگوں کے ذہنوں میں. یقیناً پاکستان کی حکومت تو بڑی کوآپریٹ کرتی نظر آئے گی, لیکن عوام کے ذہنوں میں بہت شکوک رہیں گے. بہت شکریہ.